हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम गुप्तकालीन इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और हमने गुप्तकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम गुप्तों की उत्पत्ति और उनके मूल निवास स्थान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इस संदर्भ में अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। बात की जाए गुप्तों की उत्पत्ति और उनके मूल निवास की, तो मौर्यों की उत्पत्ति की भांति ही गुप्तों की जो उत्पत्ति और उनके मूल निवास का प्रश्न है वो काफ़ी विवादास्पद है। हालांकि प्राचीन भारतीय साहित्य और अभिलेखों में अनेक वैसे व्यक्तियों का उल्लेख हमें मिलता है जिनके नाम के अंत में गुप्त शब्द मिलता है, लेकिन इनका गुप्त शासकों के साथ क्या संबंध था यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। गुप्त शब्द महाभाष्य, मृच्छकटिकम, दिव्यावदान, महावंश आदि ग्रंथों में और कुछ अभिलेखों में हमें मिलता है। इनसे गुप्तों की प्राचीनता का तो आभास हमें मिलता है, लेकिन ये कहना कठिन है कि इन गुप्त नामधारी व्यक्तियों का गुप्त शासकों से कोई संबंध है या नहीं, और न ही गुप्तों की जाति पर ही इससे कोई प्रकाश पड़ता है। कुछ विद्वान गुप्तों को वैश्य मानते हैं, दूसरे उन्हें क्षत्रिय मानते हैं, तो कुछ अन्य उन्हें ब्राह्मण मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि गुप्त शूद्र थे। प्रत्येक मत के पक्ष विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्तों की उत्पत्ति की। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की पौत्री और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त के पूना और रिद्धपुर अभिलेखों के आधार पर गुप्तों को धारण गोत्र का ब्राह्मण सिद्ध करने का प्रयास किया है, और उनका कहना है कि वे शुंग सम्राट अग्निमित्र की पत्नी जारिणी के वंशज थे। लेकिन प्रोफेसर गोयल का ये कहना है कि किसी रानी के नाम का संबंध उसके समय से लगभग 500 वर्ष बाद साम्राज्य स्थापित करने वाले वंश के साथ जोड़ना कदापि तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। एलन महोदय गुप्तों को शूद्र कहते हैं, और उनका ये कहना है कि जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, उसी तरह गुप्त शासक भी शूद्र थे। एलन का जो ये तर्क है वो भी अकाट्य नहीं है, और आजकल अधिकांश विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। इस विचार से गुप्त शासक क्षत्रिय हुए, न कि शूद्र। एलन के अतिरिक्त कई अन्य दूसरे विद्वान भी गुप्तों को शूद्र जाति का मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल और बीजी गोखले ने उन्हें मौर्यों की तरह निम्न कुलोत्पन्न या शूद्र जाति का प्रमाणित करने की चेष्टा की है। डॉक्टर जायसवाल विभिन्न तर्कों के आधार पर गुप्तों को शूद्र प्रमाणित करते हैं। कौमुदी महोत्सव नामक गुप्तकालीन नाटक में चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रसेन को कारस्कर बताया गया है, और ऐसे नीच जाति के पुरुष को राजगद्दी के लिए सर्वथा अयोग्य माना गया है। इसी नाटक में यह भी वर्णित किया गया है कि निम्न जाति में उत्पन्न होने के कारण चंद्रसेन को राजगद्दी के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। डॉक्टर जायसवाल का दूसरा तर्क यह है कि कौमुदी महोत्सव में गुप्तों का वैवाहिक संबंध लिच्छवियों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। लिच्छवी म्लेच्छ थे, इसलिए गुप्त भी शूद्र जाति के हुए। बीजी गोखले भी लिच्छवियों को व्रात्य क्षत्रिय मानते हैं। डॉक्टर जायसवाल ने धारण गोत्र के आधार पर गुप्तों को जाट भी माना है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प से भी गुप्तों के जाट होने का आभास मिलता है। डॉक्टर जायसवाल ने नेपाल में शासन कर रहे गुप्त राजाओं के इतिहास का भी सहारा लिया है, जिसमें उन राजाओं को अहीर जाति से संबंधित बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी गुप्तों को जाट मानते हैं। उनका कहना है धारण गोत्र आज भी जाटों के बीच प्रचलित है। तो उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर कुछ विद्वान गुप्तों को शूद्र, जाट या नीच वंश में उत्पन्न मानते हैं, लेकिन इन तथ्यों में अधिक दम नहीं है। कौमुदी महोत्सव के कारस्कर शब्द के आधार पर हम चंद्रसेन को शूद्र नहीं मान सकते, क्योंकि इस नाटक में पक्षपात का बहुत अधिक अंश है। इस नाटक की रचना चंद्रसेन के प्रतिद्वंदी कल्याण वर्मन के समय में हुई थी, इसलिए ये संभव है कि नाटककार ने अपने राजा का पक्ष लेते हुए चंद्रसेन को निम्न कुल का दिखाने का प्रयास किया हो, जिससे चंद्रसेन गद्दी का दावेदार नहीं हो सके। लिच्छवियों को म्लेच्छ मानने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, बल्कि अधिकांश प्रमाण ये इंगित करते हैं कि लिच्छवी क्षत्रिय जाति के थे। पुनः धारण शब्द साम्य अपभ्रंश प्रतिफल है, और धारण और धारी दोनों शब्दों के मूल रूप भिन्न हैं। तो ये भी संभव हो सकता है कि विभिन्न जाति वालों के गोत्र समान रहते हों, क्योंकि प्राचीन काल में गोत्र निर्धारण बहुधा पुरोहितों के नाम पर हुआ करता था। अतः धारण और धारी की समानता एक दूसरे से नहीं की जा सकती। यह समानता के आधार पर गुप्तों को जाट नहीं माना जा सकता है। उन्हें शूद्र प्रमाणित करने के लिए भी स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
बहुत सारे विद्वान जैसे अल्टेकर, आयंगर और मिराशी आदि गुप्तों को वैश्य मानते हैं और इन विद्वानों ने अपनी ये धारणा इन राजाओं की पदवी गुप्त के आधार पर व्यक्त की है। ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथों में अनेक ऐसे व्यक्तियों, शासकों, राजपूतों का उल्लेख हुआ है जिनके नामों का अंत गुप्त से होता है। ब्राह्मण ग्रंथों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो गुप्त की उपाधि है वो प्राचीन काल में बहुधा वैश्य धारण करते थे। वस्तुतः गुप्तों का गोत्र हरण वैश्यों से संबंधित अग्रवालों का गोत्र था। इस प्रकार गुप्त शासक वैश्य जाति के थे, लेकिन जैसा प्रोफेसर गोयल ने अपनी पुस्तक में बताया है कि प्राचीन काल में गुप्त नामांत व्यक्ति सभी जाति में पाए जाते थे। उदाहरण स्वरूप अर्थशास्त्र का लेखक विष्णुगुप्त और सुप्रसिद्ध खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ब्राह्मण जाति के थे। इसी प्रकार मृच्छकटिकम का कुमारगुप्त एक क्षत्रिय था। तो इस आधार पर भी गुप्तों को वैश्य की श्रेणी में रखना उचित प्रतीत नहीं होता। अन्य कुछ विद्वानों ने गुप्त राजाओं को क्षत्रिय जाति का प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है और इस मत के जो प्रतिपादक हैं उनमें जी.एच. ओझा और सुधाकर चट्टोपाध्याय जैसे विद्वान प्रसिद्ध हैं और आजकल ये मत बहुत अधिक प्रचलित है। गुप्तों को क्षत्रिय प्रमाणित करने के लिए इन लोगों द्वारा बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। कौमुदी महोत्सव नाटक में मगध के शासक सुंदर वर्मन को क्षत्रिय स्वीकार किया गया है। इसी राजा ने चंद्रसेन को अपना दत्तक पुत्र बनाया था। भारतीय परंपरा के अनुसार जो ज़्यादातर स्वजातीय थे उन्हीं को ही दत्तक पुत्र बनाया जाता था। तो ये संभव है कि चंद्रसेन क्षत्रिय जाति का ही रहा हो। इस दृष्टिकोण से चंद्रसेन या चंद्रगुप्त प्रथम क्षत्रिय था, अतः जो गुप्त शासक थे वो भी क्षत्रिय ही थे। हालांकि गुप्त नरेशों ने अपने अभिलेखों में अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है और न ही सामयिक ग्रंथों में इस समस्या पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन परवर्ती गुप्त अभिलेखों से इस विषय की कुछ जानकारी हमें मिलती है। जैसे मध्य प्रदेश के एक गुप्त वंशीय राजा महाशिव गुप्त को सिरपुर अभिलेख में चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा गया है। पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख में भी गुप्त नामक उपाधि वाले 6 राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है। वो स्वयं को शैव मतावलंबी और अर्जुन का वंशज मानते हैं। धारवाड़ के गुत्तल नरेश अपने को चंद्रगुप्त द्वितीय का वंशज मानते हैं। इन्हें सोमवंशी क्षत्रिय बताया गया है। तो इस आधार पर गुप्तों को भी क्षत्रिय माना जा सकता है और इसकी पुष्टि आर्य मंजूषी मूलकल्प से भी होती है। जावा का एक ग्रंथ है तंत्र कामंदक। इसमें इक्ष्वाकु वंशीय महाराज ऐश्वर्यपाल स्वयं को समुद्रगुप्त के परिवार से संबंधित बताते हैं। गुप्त शासकों के नामों, उनके लिच्छवियों और वाकटकों के साथ वैवाहिक संबंधों के आधार भी हम ये कह सकते हैं कि गुप्त राजा क्षत्रिय वंशीय थे। बहुत से प्रमाणिक साक्ष्यों से नाग राजाओं की क्षत्रिय उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। लिच्छवियों की क्षत्रियता भी प्रमाणिक ही है। तो ऐसा विदित है कि उस समय प्रतिलोम विवाह को निंदनीय समझा जाता था, इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं था कि नाग और लिच्छवी शासक अपनी पुत्रियों का विवाह निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति से करते। हालांकि वाकाटक ब्राह्मण राजकुमार का प्रभावती गुप्त के साथ विवाहित होना अनुलोम विवाह का एक ज्वलंत उदाहरण है, लेकिन फिर भी इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि ब्राह्मण वंशीय वाकाटक राजाओं ने क्षत्रियों से भी निम्न गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए। तो इस प्रकार गुप्तों के वैवाहिक संबंधों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि गुप्त क्षत्रिय जाति के थे। लेकिन प्रोफेसर गोयल इन तर्कों को स्वीकार नहीं करते और उनका कहना है कि हालांकि अभिलेखों में क्षत्रिय शासकों के गुप्तों से संबंध का जिक्र मिलता है, लेकिन उससे ये सिद्ध नहीं होता कि साम्राज्य संस्थापक गुप्त भी क्षत्रिय ही थे। उसी प्रकार गुप्तों की विवाह संधियों से सिर्फ इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि गुप्त क्षत्रिय से निम्न वर्ग के नहीं थे। इससे उनके वैश्य या शूद्र होने की संभावना तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, लेकिन उनके ब्राह्मण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए प्रोफेसर गोयल का ये सुझाव है कि गुप्त शासक ब्राह्मण जाति के थे। उनका कहना है कि स्कंद पुराण में धर्मारण्य में रहने वाले धारण गोत्रीय ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है और चूंकि गुप्त भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उनका गोत्र धारण था, अतः इस संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि किसी प्रारंभिक गुप्त शासक ने कदम नरेश का कुत्स्य वर्मा की पुत्री से विवाह किया था और इसकी जानकारी शांति वर्मा के तालगुंड अभिलेख से मिलती है। चूँकि कदम ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया होगा।
गुप्त शासकों द्वारा भी अपनी पुत्रियों का विवाह ब्राह्मणों के साथ किया गया था। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। बालादित्य और भानुगुप्त ने भी अपनी बहनों का विवाह ब्राह्मणों से ही किया था। तो इससे स्पष्ट आभास होता है कि गुप्त शासक ब्राह्मण जाति के थे। गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधों पर जितने भी तर्क दिए गए हैं वे विभिन्न विद्वानों की व्यक्तिगत धारणा से प्रभावित और अनुमान पर आधारित कहे जा सकते हैं। स्वयं गुप्तों के अभिलेखों में उनकी जाति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर गुप्तों को चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से संबद्ध माना है। जिन घटनाओं और वंशों से गुप्तों का संबंध जोड़ा जाता है वो भी बहुत अधिक प्रामाणिक और स्पष्ट नहीं है और वस्तुतः गुप्तों के उदय के पूर्व के काल में ब्राह्मणवाद का बोलबाला था और ईसा पूर्व 200-300 ईस्वी के मध्य अधिकतर शासकों को ब्राह्मण ही माना गया है। किसी भी राजा को स्पष्ट रूप से क्षत्रिय नहीं कहा गया है। इस समय वर्ण और जाति की कट्टरता भी इतनी अधिक नहीं रही थी। कर्म के आधार पर ब्राह्मण भी शासक बन जाया करते थे और यह कहना कठिन है कि गुप्त शासक किस जाति या वर्ण के थे। अधिक संभावना है कि वे ब्राह्मण या क्षत्रिय थे अथवा उस युग की परंपरा के अनुसार क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण कहलाए। यदि बात की जाए गुप्तों के मूल निवास की तो गुप्तों के आदि निवास की समस्या भी पूरी तरह से सुलझाई नहीं जा सकी है और अनेक विद्वान ये मानते हैं कि गुप्त मूलतः मगध के निवासी थे। डॉक्टर जायसवाल उन्हें पंजाब का रहने वाला मानते हैं। एस.आर. गोयल की मान्यता है कि गुप्तों की शक्ति का केंद्र प्रयाग था। साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से ऐसा आभासित होता है कि गुप्तों का मूल स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। चीनी यात्री इत्सिंग अपने पूर्व के एक चीनी यात्री हुई लुन के विवरण के आधार पर कहता है कि 500 वर्ष पूर्व महाराज श्रीगुप्त या चिलिकितों ने चीनी यात्रियों के लिए मृगशिखावन या मिलिकिया सिकिया पोनो नामक बौद्ध विहार के समीप एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर को 24 गांव दान में दिए। श्री गुप्त की इस चीनी यात्री से भेंट बोध गया में हुई थी। तो इस आधार पर कुछ विद्वानों ने ये अनुमान लगाया है कि श्री गुप्त मगध का शासक था और मगध ही गुप्तों का मूल निवास स्थान था, लेकिन ये तर्क अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है। इस मंदिर की पहचान निश्चित नहीं है और कुछ विद्वान इसे नालंदा, सारनाथ या वरेंद्री, मुर्शिदाबाद, मालदा में स्थित मानते हैं। चीनी यात्री के इस विवरण के आधार पर गुप्तों का मूल निवास मगध, सारनाथ या बंगाल माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर गुप्तों का मूल निवास निश्चित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अन्य साक्ष्यों को देखना भी आवश्यक है और अगर यह सारनाथ के निकट था तो इससे श्री गुप्त का बनारस के निकटवर्ती क्षेत्र पर आधिपत्य स्पष्ट होता है। वायु पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि गुप्त शासक गंगा तट पर स्थित प्रयाग, साकेत और मगध को भोगेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी बहुत सारे विद्वान गुप्तों का मूल निवास स्थान मानते हैं। आरंभिक गुप्तों के सिक्के और अभिलेख अधिकांशतः उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम की सिर्फ एक मुद्रा बिहार से मिली है, वहीं अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, गाजीपुर, बनारस आदि स्थानों से उसके बहुत सारे सिक्के मिले हैं। इसी प्रकार आरंभिक गुप्त शासकों के 15 अभिलेखों में से 8 पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मिले हैं। इतना ही नहीं, बिहार और बंगाल से प्राप्त जो 7 अभिलेख हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। गुप्तों का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी प्रयाग में ही खुदवाई गई थी। अतः इन तर्कों के आधार पर एस.आर. गोयल ने गुप्तों का मूल निवास पूर्वी उत्तर प्रदेश माना है, लेकिन इस मत के विरुद्ध ये कहा जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुप्तों के लेख सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम के समय से ही मिलते हैं। प्रारंभिक काल का कोई लेख इस भाग से प्राप्त नहीं होता है। समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के अधिकांश लेख पूर्वी मालवा क्षेत्र से मिले हैं और जहां तक प्रयाग प्रशस्ति का प्रश्न है, यह एक अशोक स्तंभ है जो मूलतः कौशाम्बी में गढ़वाया गया था और कालांतर में इसी के ऊपर समुद्रगुप्त ने अपना लेख अंकित करवा दिया। अतः इसके आधार पर गुप्तों के मूल स्थान की समस्या हल नहीं की जा सकती है। इस प्रकार उत्पत्ति के सही समान गुप्तों के जो मूल निवास स्थान का प्रश्न है वो भी स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में विवाद का विषय बना हुआ है।